नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। 41 साल बाद हिंदुस्तान का कोई नागरिक अंतरिक्ष की यात्रा पर निकला है जिसका नाम है सुधांशु शुक्ला। जिस शुभांशु शुक्ला जिस उम्र में है और जिस उम्र में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, आज पूरे भारतवर्ष में सिर्फ शुभांशु शुक्ला की ही चर्चा हो रही है। जिस रफ्तार से इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कमांडर हैं और जिस खूबसूरती से आज वो मतलब जितनी शालीनता से, जितनी विनम्रता से, जितनी सौम्यता से आज अंतरिक्ष की यात्रा पर निकले हैं बिना किसी शोर शराबे हंगामे के, वो वाकई में देखने लायक हैं। पूरा परिवार जो शुभांशु शुक्ला का है वो इस वक्त अ, मतलब ऐसे उन्माद में है, खुशी के और गर्व के पलों में है कि पूरे देश का मीडिया आज उनके घर पे है। आज हम आपको मिलवाएंगे इस देश के सितारे से, क्योंकि अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाला अगर 41 साल बाद कोई भारतीय नौजवान, दूसरा नागरिक अगर इस मुकाम को हासिल करने के लिए पहुंचा है तो उसकी काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इतनी छोटी उम्र में ये मुकाम कैसे हासिल किया, हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे खास मेहमानों के साथ 3 स्पेस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, घोष, बीके त्यागी और रत्नेश द्विवेदी जी। आप तीनों स्पेस एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आपके साथ इस मिशन की सफलता, इस मिशन की जितनी भी कामयाबी की चर्चा हालाँकि भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज यहाँ से निकल कर अंतरिक्ष में पहुँच जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर स्टेशन पर पहुँचकर क्या कुछ अगले 15 दिन करने वाले हैं हिंदुस्तान के शुभांशु शुक्ला। हमारे साथ मेहमानों के पैनल के साथ हम इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले आप सभी हमारे दर्शकों को हम उनके माता-पिता की खुशी और इन गर्व के पलों के साथ उनका जो उत्साह, जोश है, वो साझा करना चाहते हैं कि किस तरह से आज उनका परिवार गौरवान्वित है। माता-पिता और भाई क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आशीष जी, आज के दिन को लेकर मन में क्या भाव आते हैं? बस यही आते हैं कि जो इतने समय की तैयारी चल रही थी वो आज पूरी हो गई है और इतना मन गौरवित महसूस हो रहा है कि बयान नहीं कर सकता मैं। और मेरे उनके फादर जो मेरे साथ मौसा जी हैं। शुभांशु के पिता शंभू दयाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शंभू जी, मुझे ये बताइए कि आज मन में क्या भाव आ रहा है? भाव ये है कि उसका मिशन सक्सेसफुल रहा, जिसके लिए वो तैयारी कर रहा था। ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है। और एक फादर होने के नाते थोड़ा सा लगता भी है कि मिशन चूँकि इतना कठिन है तो थोड़ा सा वो भी महसूस होता, मगर फिर भी हमें ईश्वर पर विश्वास है कि ईश्वर सब जो है अच्छा करेगा और उसकी दया दृष्टि हमेशा हमारे पर रही है, बच्चे पर भी रहेगी। अच्छा, मुझे बताइए कि जाने से पहले बेटे से बात भी हुई होगी, क्या क्या अनुभव शेयर किया? अनुभव वो नहीं शेयर करता, बस वो वही हाल चाल लेता है और थोड़ा सा अगर कुछ हमारे उसमें है भी तो उसको वो मिटा मतलब बिल्कुल हल्का कर देता है। खुश हो मतलब ऐसा खुश होकर बात करता है कि मतलब पता नहीं चलता है कि कोई दिक्कत है। तो आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि इतने बड़े मिशन पर बेटा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत गर्व की अनुभूति होती है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो मतलब लोगों से क्या कहेंगे आज के दिन आप? अरे यही कहेंगे कि भाई हमारा बेटा जो गया है सबके लिए गौरव की बात है और इस बेटे ने जो है देश प्रदेश सबका नाम रोशन किया है। तो हम तो ऊपर वाले ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमारे जो है जीवन में ऐसा क्षण बेटे ने ला दिया कि जिसके हमारा सीना जो है गर्व से जो है चौड़ा हो गया है। अच्छा, मैं देख रहा था आप थोड़ी देर के लिए बहुत भावुक हो गए थे। फादर एक बाप का जो है आप समझते हो मिशन कोई ऐसा आसान नहीं है जिसके लिए मतलब आप अब एक पिता का दिल है तो कहीं न कहीं मतलब वो महसूस करता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये शुभांशु के पिता शंभू दयाल जी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज का दिन उनके लिए बेहद भावुक भी है, क्योंकि मिशन बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन एक पिता के तौर पर उनको आज अपने बेटे पर गर्व हो रहा है। शुभांशु शुक्ला की माता आशा शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। माता जी, मुझे बताइए कि आज क्या मन में भाव आ रहा है?
कुछ नहीं भाव आ रहा, बेटा गया, खुशी का पल है, खुशी के क्षण है और कोई भाव नहीं है इसके लिए। खुशी बस हो रही, बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। जाने से पहले बात हुई थी? हाँ, बात हुई थी आज कब हुई थी, क्या कहा? सुबह हुई थी, यही 8 बजे करीब बात हुई थी सुबह। तो कह रहा था कि माँ आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मैं जा रहा हूँ और मिशन को पूरा कंप्लीट करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे आके। यही बात हुई सुबह। तो जब शुभांशु ने कहा कि जा रहा हूँ, मिशन को पूरा करके आऊंगा, फिर मिलता हूँ, तो मन में कुछ गर्व आया क्या? बिल्कुल गर्व तो है ही, गर्व का क्षण है हमारे लिए। उसने हमारा नहीं, पूरे भारत का गर्व महसूस कराया है। बहुत प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। परिवार के लोग क्या बात करते हैं इस समय? हालांकि परिवार के ज्यादातर लोग यहीं पर मौजूद हैं। परिवार तो आज ज्यादातर यही है, पूरा परिवार है यहीं पे। सब खुश हैं, सब बेस्ट विशेष भेजते हैं, सब महसूस करते हैं कि अच्छा लगता है सबको। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आज आप लोग एक सेलिब्रिटी की तरह हो गए? और बिल्कुल हो गए, बच्चे ने हमको सेलिब्रिटी बना दिया भाई। बच्चे ने अपने ऐसा कारनामा किया है कि उसकी वजह से हमको बना ही दिया उसने। एक माँ के तौर पर मन में क्या सोचती हैं आप आज के दिन को लेकर? माँ के लिए तो बच्चा एक बच्चा ही होता है, चाहे कितना सेलिब्रिटी बन जाए, वो तो बच्चा हमारा बच्चा ही रहेगा हमेशा। वो सेलिब्रिटी है, वो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हमारे लिए तो एक बच्चा ही, हमारा बेटा ही है। गर्व होता है आज के दिन? गर्व होता है कि हमारा बेटा इतना अच्छा है। माँ के चेहरे पर गर्व के साथ साथ एक डर भी है, और वो लाजमी है, स्वाभाविक है। चिंता है, डर से ज्यादा चिंता है। लेकिन उनकी बहन जो है वो क्या कुछ कह रही है वो भी सुनते हैं, उसके बाद आप सबके साथ चर्चा शुरू करते हैं। निधि जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो फिलहाल इस ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनी है। निधि जी, आज के दिन को देखकर क्या मन में भाव आता है? मन में बस यही भाव आता है कि सब कुछ सफलतापूर्वक अच्छी तरीके से हो जाए, मिशन कंप्लीट करके वो घर वापस आ जाए। अच्छा, जाने से पहले बात हुई थी आपकी? हाँ जी, बात हुई थी। क्या बात हुई थी? बस यही बात हुई थी कि मैं बस जा रहा हूँ, अपना मिशन कंप्लीट करके जल्दी से आता हूँ। अच्छा, ये जिस तरह से आज के दिन को सेलिब्रेट किया गया है, जिस तरह से आज के दिन को आयोजित किया गया है, आपको लगता है कि ये दिन यादगार हो गया आज? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, एक बहन के तौर पर भाई को लेकर मन में क्या भाव आता है? बिल्कुल यही भाव आता है कि मेरा भाई अपने मिशन को अच्छी तरीके से कंप्लीट करके सक्सेसफुली वापस हमारे घर वापस आ जाए। और कुछ मन में बात आती है क्या? नहीं, अभी नहीं। अभी तो कोई बात नहीं आ रही। थैंक यू सो मच। ये निधि शुक्ला है, जो शुभांशु शुक्ला की बहन है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मन में सिर्फ एक ही भाव आता है कि मिशन ने जिस तरह से सफलतापूर्वक अपनी उड़ान भरी है, ठीक उसी तरह सभी लोग सुरक्षित वापस भी आ जाएं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में एक स्क्वाड्रन कमांडर हैं, और इस मिशन पर वो जब गए हैं, उनके साथ 3 और जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके साथी हैं। 4 नागरिक अंतरिक्ष की यात्रा पर निकले हैं। पहला संदेश शुभांशु का अंतरिक्ष में जाने के बाद जो आया है, उसमें उन्होंने लिखा है, मेरे कंधों पर तिरंगा आपके गर्व का प्रतीक है। भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की ऐतिहासिक शुरुआत। अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला ने देशवासियों को कहा है कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, हम 41 साल बाद अंतरिक्ष में लौटे हैं। मैं 7.5 किलोमीटर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा हूँ। मेरे कंधों पर तिरंगा मुझे बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूँ। ये भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि आपका सीना गर्व से चौड़ा हो। जय हिंद, जय भारत। पीके घोष साहब, बड़ी मुस्कुराहट गर्व के साथ आपके चेहरे पर नजर आ रही। जी हाँ, देखिए ये तो एक बहुत ही गर्व की बात है कि इतने सालों बाद 84 के बाद अभी हमारे शुभांशु अंतरिक्ष में गए हैं। और सच पूछिए तो ये हर भारतीय के लिए, इसरो के लिए गर्व की बात है, क्योंकि देखिए उनके जाने से उनको जो एक्सपीरियंस हासिल होगा इस मिशन से, उससे हम अपना गगनयान जो आगे प्रोजेक्ट आ रहा है उसको हम सफलतापूर्वक समाप्त कर सकते हैं। वही एक ही होंगे और गगनयान में जिन्होंने मतलब अंतरिक्ष में गए हैं
और जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनको सहा होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में उनका जाना इस मिशन को और फिर बाद में मिशन कंप्लीट करके वापस आना एक भारत के लिए बहुत ही अहम बात है। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि इसको हमें कई लेवल्स पे लेना है, वो मैं बाद में शायद और बोलूं कि कैसे इसरो, नासा, स्पेसएक्स एक साथ जुटे हैं, कैसे केवल शुक्ला ही नहीं और भी हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग किया है। ग्रुप कैप्टन नायर जो रिजर्व में है, तो उनका क्या योगदान होगा गगनयान में, इसके बारे में मैं बाद में। जी, हमारे साथ बीके त्यागी साहब हैं, स्पेस एक्सपर्ट हैं। 39 साल की उम्र में शुभांशु की ये उपलब्धि, उम्र भी बहुत मायने रखती है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी जीवन यात्रा, उनके माता पिता उनके बारे में बता रहे थे कि कितना डिसिप्लिन उनका लाइफ है, बहुत जबरदस्त। अगर घर परिवार में कुछ खाने पीने को भी बनाया है, तो ये जो इस तरह की ट्रेनिंग होती है अंतरिक्ष में जाने के लिए, इसमें फिजिकल फिटनेस भी बहुत मायने रखती है बीके त्यागी साहब, कि आपको वेट इतना ही रखना है, आपका खाने पीने का शेड्यूल कुछ इस तरह से होना चाहिए। बिकॉज ये बात जितने मैंने उनके इंटरव्यूज देखे पेरेंट्स के, उसमें बार बार ये बात निकल कर आ रही थी कि खाने पीने में वो बहुत ही ज्यादा, मतलब कुछ नहीं खाना, बहुत कम खाना और बहुत डिसिप्लिन में रहना। बीके त्यागी जी। देखिए, ये तो एक उनका प्राइवेट लाइफ की बात हो गई, लेकिन जब आप एज ए एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग ली जाती है तो वो एक बिल्कुल अलग कहेंगे कि वर्ड है, क्योंकि जो भी आप वेट आपको रखना है, तो यहाँ पे सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है, कितना स्ट्रेस वो बियर कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोगों को जैसे अभी घोष साहब बता रहे थे कि नायर भी थे उनके साथ, तो इन लोगों का जो ट्रेनिंग है, क्योंकि आप एक ऐसे माहौल में जाएंगे जिससे आपकी बॉडी फैमिलियर नहीं है, उस साइकोलॉजी से आप फैमिलियर नहीं है, वहां पे किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, किस तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, वो आप उससे कभी रूबरू नहीं हुए। तो आपको तैयार किया जा रहा है एक बिल्कुल नए माहौल के लिए। तो वो ट्रेनिंग आप देखिए कि वो 2 या 3 साल से उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उन्होंने ट्रेनिंग लिया है, नासा में भी लिया है, जो रशिया की स्पेस एजेंसी है वहां पे भी लिया है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी में भी लिया है, और इंडिया में तो उनका ट्रेनिंग चल ही रहा था। क्योंकि अगर आप देखें, वो एज ए पायलट इस मिशन में उनको शामिल किया गया है। और अगर उनका आप एक्सपीरियंस देखें, जो 2000 घंटे से ज्यादा फ्लाइट टाइम है, और जितने भी हमारे लड़ाकू विमान हैं वो सब में उन्होंने चलाए, तो वो सब आप देखिए कि वो बिना डिसिप्लिन के नहीं आता। तो डिसिप्लिन तो, और आर्म फोर्स तो वैसे भी डिसिप्लिन फोर्स ही मतलब माना जाता है। डिफेंस की तो तीनों सर्विसेज डिसिप्लिन फोर्सेस है ना, वहां बिना डिसिप्लिन के तो कुछ चलेगा ही नहीं, चाहे खाने की बात हो, पहनने की बात हो। तो और उसमें जो उनका जज्बा है। दूसरी बात ये कि इतनी कम उम्र में, जब हमारा पहला अंतरिक्षयात्री राकेश शर्मा जब गए थे, शायद वो पैदा नहीं हुए थे। आप ये देखिए, 41 साल हो गए और उनकी उम्र 40 साल कुछ है। तो मुझे उम्मीद है कि जब हमने पहली बार राकेश शर्मा से स्पेस से बात की थी, तो तब वो पैदा नहीं हुए थे। उसके बाद वो पैदा हुए हैं, और किस तरीके से एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वो हमारे नए जनरेशन के लिए बन रहे हैं। क्योंकि ये एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है ना स्पेस का लेके आने वाले हैं। अभी तक उनका जो ट्रेनिंग हुआ था वो सारा क्या बोलेंगे कि वर्चुअल रियलिटी में हुआ होगा कुछ चीजों का। तो अब ये है कि जैसे कि आपने ड्राइविंग सीखी, वर्चुअल मोड में सीखी, लेकिन जब तक आप गाड़ी रोड पे नहीं लाएंगे तब तक आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये जो स्पेस मिशन में हमारे जो शुभांशु जी हैं, ये जो एक्सपीरियंस लेके आएंगे वो हमारे गगनयान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कहें कि सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। अभी तक हमारे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वर्चुअल वे में हो सकता है,
थियोरिटिकल हो सकता है। तो ये एक इस मिशन की खासियत है कि इसकी जो भी इनपुट मिलेगी वो हमारे को हमारे गगनयान मिशन में काम आएगी। और दूसरी बात ये कि वहाँ जो एक्सपेरिमेंट होंगे, मतलब 60-70 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट होने, जिसमें कि 7 हमारे जो इसरो ने आइडेंटिफाई किए थे वो हमारे शुभांशु जी करेंगे, और 5 और है जो बाकी लोगों के साथ उन्होंने इनको जो एज ए ड्यूटी असाइन हुई है, जो टास्क जो असाइन हुआ है एक्सपेरिमेंटेशन का। तो इसमें जो जो भी चीजें हैं, ये वो चीजें हैं, वो सारे वो एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप स्पेस को कॉलोनाइज करते हो, किसी दूसरे प्लेनेट पे जाते हो, तो किस तरीके का आपको जो फिजिकल लॉज ये तो काम करेंगे नहीं, वहां पे दूसरे फिजिकल लॉ करेंगे। यहाँ वहां पे जो हमारा न्यूटन के लॉ काम नहीं करेंगे, वो स्पेस में कुछ और काम करेगा। इसी तरीके से जो हमारी बायोलॉजी है, जो हम अर्थ पे इवॉल्व हुए हैं, वो उस बायोलॉजी के साथ, उस फिजियोलॉजी के साथ हम वहां पे नहीं रह सकते। तो उसको समझने के लिए वहां पे जो लाइफ प्रोसेस है, चाहे जर्मिनेशन का प्रोसेस हो या कहीं की अगर वहां हमें खेती करनी है तो किस तरीके से वो जो जर्मिनेशन है वो होगा। फिर जो लाइफ फॉर्म है, आपने देखा है कि वहां पे हम एक एनिमल जिसको हम वाटर बियर बोलते हैं, एक छोटा बहुत माइक्रोस्कोपिक वो एक ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत एडवर्स कंडीशन में भी रह लेता है। तो उसके ऊपर स्टडी किया जाना है। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी का है, एल्गी जो है जिनका की फूड वैल्यू हो सकता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जो हमने जब स्कूल में पढ़ते थे, पेंडुलम का, ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब जहां ग्रेविटी नहीं है तो पेंडुलम का बिहेवियर क्या होगा, वो भी एक्सपेरिमेंट बच्चों के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा कौतूहल का विषय वो हो सकता है। तो इस तरीके से, और फिर जो एक सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो बॉडी है वो इवॉल्व हुई है टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, इसीलिए हमारे मसल्स हैं, इसीलिए हमारा ये बॉडी स्ट्रक्चर है। अब जब स्पेस में ग्रेविटी है नहीं तो हमारे मसल्स डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। अब देखिए कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं हमारे, जो एंटी ग्रेविटी, जहाँ पे हमारा हार्ट है, वो एंटी ग्रेविटी जो है ब्लड जो है हमारे ब्रेन को सप्लाई करता है। नीचे की तरफ ग्रेविटी से आता है ब्लड, तो ग्रेविटी वहां है नहीं तो ऊपर भी सप्लाई और नीचे भी सप्लाई दोनों डिस्टर्ब हो सकती है। तो वो उसको फिर किस तरीके से, चाहे मेडिकेशन से, क्योंकि एक स्पेस मेडिसिन के एक कहीं की वो उस तरह की दवाइयों की भी खोज हो रही है कि जो ये सिस्टमिक जो प्रॉब्लम हमें आती है वहां पे उसको मिनिमाइज किया जा सके या होए ना। और जब स्पेस टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं कि जब आम आदमी भी एक टूरिस्ट की तरह जाएगा, क्योंकि आप एयर में ट्रेवल करते हैं ना, तो आपको एक वॉमिट पाउच दिया जाता है कि कहीं आपको अगर वॉमिटिंग आए तो वो ये कर लेना, या आप खुद भी गोली रखते हैं सिर दर्द हो तो भी। तो जब आप स्पेस में जाएंगे तो उस किस तरीके से आपकी जो बायोलॉजी है इफेक्ट होगी, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या मेडिसिन होंगी, वो भी एक रिसर्च का विषय है जो इस में शामिल किया गया। तो ये एक बहुत मतलब कहें कि मैप सेट करने वाला है हमारे फ्यूचर के लिए कि क्या क्या चीज है, क्या गैप एरियाज हैं जहाँ पे और काम होना है। और क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सपेरिमेंट तो रिपीट हो रहे हैं हर बारी, क्योंकि हो सकता है कि जितनी भी साइंस में एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आप करते हैं वो रिपीटेडली उसका सेम रिजल्ट आना चाहिए, तभी हम उसको लॉ बनाते हैं। तो हर बारी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे जर्मिनेशन का पहली बार नहीं होगा। मुझे याद है कि एक बारी एक स्पेस स्टेशन में फूल भी खिला था, और वहां पे अब जैसे कि जो यहाँ की बायोलॉजी है कि रूट जो है वो नीचे जमीन में जाती है, स्टेम जो है ऊपर जाता है, जिसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब उधर ग्रेविटी है ही नहीं तो जियोट्रॉपिज्म कैसे काम करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स होंगे जिनके रिजल्ट एक नई कहेंगी साइंस को, क्योंकि अभी जो हमारी साइंस है वो सारी ग्रेविटी बेस्ड है, हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि ग्रेविटी तो है ही है, लेकिन वहां जो हो रहा है इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट, और उसके रिजल्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जब हम स्पेस टूरिज्म की बात करें या आउटर स्पेस को कॉलोनाइज, बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमें किस तरह की
तैयारी करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि जैसे हम अपनी स्पेस लैब भी वहां बना रहे हैं स्पेस में, जो 2035 तक जिसको टारगेट किया गया है। अब उसके लिए भी आप देखिए यहीं से सारा सामान जाएगा, क्योंकि ये जो अभी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है इसकी भी उम्र खत्म होने वाली है, इसको भी रिप्लेस किया जाएगा, शायद 4 या 5 साल और है। तो ये अपने आप में जब आप कॉलोनी बसाने की बात कर रहे हैं जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है या एटमॉस्फेयर नहीं है, तो किस तरीके का जीवन होगा, क्या क्या सामान आपको लेके जाना होगा, तो उसके लिए आपकी जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है वो कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपके रॉकेट इंजन है वो कितने पावरफुल होने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सामान लेके जा सके। तो ये सारा कहेंगे एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा आने वाले फ्यूचर रिसर्च के लिए, जो एक हमारे लिए रास्ता सेट करेगा, और सारे हमारे युवाओं के लिए ये एक मैं कहूंगा कि पाथ सेटिंग है कि वो अपना करियर का चुनाव भी कर सकते हैं कि भाई वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज हो रही है, लेकिन जैसा आपने कहा कि राकेश शर्मा के बाद, राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में गए थे तब शुभांशु का जन्म भी नहीं हुआ था, 39 ईयर। तो क्या पिछले 40-41 साल में किसी नौजवान ने ये सपना देखा ही नहीं? क्या कोई इतना स्किल्ड या इतना मतलब इस एबिलिटी और कैपेबिलिटी के साथ किसी ने प्रयास ही नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें ऐसा है कि जो स्पेस के लिए आप एक तो आपकी रॉकेट टेक्नोलॉजी परफेक्ट होनी चाहिए, रॉकेट टेक्नोलॉजी के साथ आप एक ह्यूमन को अगर भेज रहे हैं तो उसको वापस लेके आना है, वो टेक्नोलॉजी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी अभी। आपने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले हमने डॉकिंग एंड अनडॉकिंग वाला एक्सपेरिमेंट भी किया था जो सक्सेसफुल रहा। तो हम उस रास्ते पे हैं। अब हमारा गगनयान जा रहा है, फर्स्ट सेकंड जो है वो विदाउट ह्यूमन होगी, लेकिन जो थर्ड जाएगा जिसमें शुभांशु शुक्ला भी शामिल है एज ए एस्ट्रोनॉट, जिसको हम गगन नॉट बोला है, उसको जो नाम दिया गया है, इंडियन नेम है। तो वो एक आप देखिए कि जब यूरोप में रशिया ने और अमेरिका ने मून पे पहुंचने की बात कर ली थी, मून पे पहुंच गए थे, तब हमने सोचना शुरू किया था कि हमारा भी एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है ना। और उससे उनके मुकाबले अब देखें तो हमारा जो तरक्की का रास्ता है काफी तेज रहा है। हमने मून लैंडिंग करा दी, जिसमें रशिया हमसे पहले था, लेकिन रशिया ने के पास रॉकेट था कि वो 3 दिन में पहुंच सकता था, हमें 14 दिन लगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप देखिए कि वो उनका मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया और हमारा हुआ। तो हमारा जो परफेक्शन है कि इतने कम टाइम में हमने इतना प्रोग्रेस किया है, ये अपने आप में वो है। और हम 2035 तक बात कर रहे हैं अपना स्पेस स्टेशन बनाने की, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो ये जो चीजें हैं ये, क्योंकि इसमें बहुत पैसा चाहिए और ये पैसा चाहिए, मैन पावर चाहिए। मैन पावर हमारे पास है, सुनीता विलियम का देखें तो उनका भी जो कनेक्शन है इंडिया से ही है, ये इसको आप माननी चाहिए। हाँ, हमने अपना कोई स्पेस मिशन, ह्यूमन स्पेस मिशन बनाने के बारे में सोचा नहीं था, क्योंकि वो एक कहीं की बहुत हाईटेक उसमें वो चाहिए। तो अब वो स्टेज आ गई है जब हमारा गगनयान जा रहा है, जिसमें हम एस्ट्रोनॉट अपने वायुनॉट हम अपने 3 भेज रहे हैं। तो हम वो स्टेज पे आ गए। ऐसा नहीं कह सकते कि वो नहीं थे, मौका नहीं था जी। अब वो मौका आएगा। बीके घोष साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। बहुत सही कहा बीके त्यागी जी। बात यहाँ पर हमारे युवाओं की क्षमता या मेहनत या कैपेबिलिटी से ज्यादा हमारे देश की इस दिशा में विजन, सोच, दूरदृष्टि जिसको कहते हैं, और प्लानिंग, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें, सरकार की तैयारी, बहुत कुछ उस पर निर्भर। तो क्या ये माना जाए पीके घोष साहब कि ये जो भारत की अब रफ्तार स्पेस की दुनिया में, जो मून मिशन का यहाँ पर जिक्र त्यागी जी ने किया, वैसे ही तो अब हमें ये उम्मीद करनी चाहिए या ये
एक रास्ता दिखना चाहिए कि अब हम शुभांशु जैसे कुछ और युवाओं को भी उभरते हुए इस देश में देखेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग शुभांशु की ओर देख रहे हैं। शुभांशु के पीछे कितने लोग उनके टीम में हैं उनको कोई नहीं देख रहा। अभी अमेरिका में आपके ह्यूस्टन में और एक जगह में पूरी इसरो की टीम है और शुभांशु का एक वहां पर रिजर्व ग्रुप कैप्टन नायर, वो भी इनके पीछे हैं, थे अभी तक। और उससे पहले कई एस्ट्रोनॉट ऐसे थे जिन्होंने पूरा तो ट्रेनिंग नहीं लेकिन लगभग पूरा ही ट्रेनिंग किया हो। फिर धीरे धीरे खाली शुभांशु ही चूज हुआ ताकि वो जा सके। अभी पूरे मीडिया में ऐसा लग रहा है कि केवल शुभांशु ही है। एक्चुअली उसके पीछे तो हजार हजार लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, हर प्रकार के लोग हैं जिन्होंने रात दिन एक किया है। उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि शुभांशु ने नहीं वो किया, उसने भी अपना रोल काम किया है और वो पूरा मिशन करेगा। अच्छा, जहां तक भारत का ये आपने कहा अभी 40 साल 41 साल हो गए, उसके बाद एक हमारा एस्ट्रोनॉट जा रहा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि भारत के इसरो ने और हमारे साइंटिस्ट ने किस चैलेंजेस को, किस चुनौतियों को ओवरकम किया और फिर इस मकाम में हम पहुंचे हैं। कोई भी देश, वेस्टर्न देश अपना टेक्नोलॉजी नहीं देता है आसानी से। मुझे अभी तक याद है कि जब हम क्रायोजेनिक इंजन्स ले रहे थे, रूस ने, उस टाइम पे सोवियत यूनियन ने कहा था कि हम आपको इतने सारे इंजन्स देंगे और इतने सारे टीओटी यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे। लेकिन अमेरिका और दूसरे देशों के प्रभाव से वो इंजन्स तो दे दिया लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर कर पाया। और ये था कि उनका जो सिस्टम था क्रायोजेनिक इंजन्स का, वो बहुत ही जटिल था, कॉम्प्लेक्स था। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, उसे एकदम सिंप्लीफाई करके खुद बनाया। अभी अग्निकूल है जो 3D प्रिंटर से सेमी क्रायोजेनिक इंजन बना रहा है। तो ये सब मकाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो किया है वो हमने अपने बलबूते पे किया है। हर एक साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट दिन रात एक करके उन्होंने ये मकाम पे आए। अभी हम कह सकते हैं कि हाँ 40 साल के बाद अभी हम गगनयान भेजेंगे, उसके अंदर शुभांशु होगा, उसके अंदर और 3 या 2 और साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स होंगे और वो उसका नेतृत्व करेगा। फिर हम चंद्रयान में शायद लोग भेजें। तो ये सब करना आसान नहीं था। इसके लिए जो 40 साल लगे हैं, हमने पूरा टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है। अभी हम कह सकते हैं कि इंडिया इज अ स्पेस पावर। किस बलबूते पे? दूसरे देश जो हैं वो वो अपने एस्ट्रोनॉट तो भेज रहे हैं क्योंकि पैसे से भेज रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास ये टेक्नोलॉजी है? जी नहीं, हमारे पास है। और केवल नासा, यूरोपियन, जैक्सा, जापानीज, फिर चाइनीज, रूस और हम हैं। तो इन सब को मतलब एक साथ करने के लिए हमें टाइम लगा है और हमने कर दिखाया है। इसीलिए 40 साल लगे हैं। और अभी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पीछे 40 साल की हिंदुस्तान की मेहनत है। मैं पीके घोष साहब आपकी बात से समझ पा रही हूँ
और इस हिंदुस्तान की मेहनत में भारत की सरकार, भारत के सैकड़ों साइंटिस्ट और पूरी की पूरी इसरो की टीम और बहुत कुछ इसमें लगा है। उसके बाद एक शुभांशु हमें देखने को मिला है और कुछ और नाम जो यहाँ पर पीके घोष साहब ने जिनका जिक्र किया, जो आने वाले दिनों में हम मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 4 लोगों को जो जी गगनयान के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से शुभांशु को ये मौका मिला। ऐसा नहीं है कि चारों लोगों की जो कैपेबिलिटी है बराबर है, ठीक है ना। तो उसमें से 3 हमारे गगनयान में जाएंगे, जिसमें ये शुभांशु तो होंगे ही होंगे, 2 और लोग होंगे। तो ये एक क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है कि कोई क्या होता है, कई बार आपका लक फैक्टर थोड़ा ज्यादा काम कर जाता है, आप ज्यादा लाइमलाइट में आ जाते हो। तो ये यहाँ पे वो हुआ, भारत में बिल्कुल। टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ, हमें इस बात को जरूर समझना चाहिए, हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक, कि ये निश्चित रूप से जश्न का दिन है, शुभांशु की सफलता का दिन है। लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक शुभांशु शुक्ला की सफलता नहीं है, ये हिंदुस्तान की सफलता है, उन सैकड़ों साइंटिस्ट की सफलता है, उन नौजवानों की सफलता है जिन्होंने अपने तमाम एफर्ट्स जो हैं वो इस दिशा में लगाए हैं और भारत को एक स्पेस पावर बनाने की तरफ जो प्रयास पिछले कई दशकों में हुए हैं तकरीबन, वो जो है वो आज हमें नजर आ रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से परिवार जो है वो तो यहाँ पर बधाई का पात्र है ही, लेकिन हमारा देश इसमें बहुत बड़ा बधाई का पात्र है। इसरो की पूरी टीम, यहाँ से लगने वाले पूरे रिसोर्सेज और हमारी हमारी जो पूरी स्ट्रेंथ है, और दुनिया में जैसा त्यागी साहब ने कहा था कि भाई हमें दुनिया के मुकाबले यहाँ तक पहुंचने में हमारी जो जर्नी है स्पेस रिसर्च की, अंतरिक्ष में जाने की, इस तरह के मिशन को सफल बनाने की, वो दुनिया की तुलना में हमारी ज्यादा तेज है गति हमारी, क्योंकि हमारी स्किल क्षमता जो है, हमारे नौजवानों का जो बौद्धिक है, उसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। दुनिया भर के देशों में भी हिंदुस्तान का इंटेलेक्चुअल ही जो है वो अपना काम कर रहा है। सवाल ये पीके घोष साहब, वैसे तो समय हो गया है, लेकिन बहुत संक्षेप में इसे भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए? मैं तो कहूंगा ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसी से शुरू होता है हमारे और दूसरे पड़ाव के ओर जाने का। गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान, ये सब ये खाली प्रेरणा नहीं देती, ये देती है कि हम इससे कहां कहां जा सकते हैं और कहां कहां जाएंगे। मेरे ख्याल में हर भारतीय को, जैसे त्यागी जी ने कहा, हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि इस पड़ाव पे हम पहुंचे हैं और आगे हमारा जो लक्ष्य है वो क्लियर है और उसको हम हासिल करेंगे। इंडिया विल बिकम अ स्पेस सुपर पावर। बीके त्यागी साहब, कितनी बड़ी अचीवमेंट भारत सरकार के लिए, कितना बड़ा जश्न का दिन हिंदुस्तान के लिए? आई थिंक ये तो आज का दिन तो हिस्ट्री में जाएगा, क्योंकि अभी हमें 28 घंटे, 28 में से कुछ टाइम तो निकल गया, अभी और है जब तक डॉकिंग पूरा ना हो जाए और हमारे शुभांशु जी जो स्पेस स्टेशन है उसमें एंटर ना कर जाएं, अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू ना कर दें, तब तक हम इंतजार कर रहे हैं उस पल का। और पेशेंस रखने की जरूरत है जी। ये जो एक अपने आप में आज का जो मौका है और जो ये एक भारतीय के रूप में जो भारत को, पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। और मुझे एक इसमें एक अच्छा ये लगती है कि प्राइवेट सेक्टर अगर स्पेस इंडस्ट्री में आया है तो हमारा हो सकता है कि ये मौका शायद इंडिया को ना मिलता अगर ये हमारा जो एक्सियम 4 है एक ये कमर्शियल वेंचर ना होता, क्योंकि तब बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा मौका हमें मिला, हमने आज इतिहास गढ़ा और हमारे आने वाला जो मिशन है गगनयान, उसके लिए एक जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हमारे शुभांशु जी को मिलने वाला है
जो हमारे उस मिशन में काम आएगा, बाकी लोगों को ट्रेनिंग देने के भी काम आएगा, और उसकी जो सक्सेस की जो कहें कि परसेंटेज है वो और बढ़ जाएगी गगन। जी तो ये इस बहुत मिशन बहुत का शुक्रिया, नटशेल में बहुत बहुत हमारी शुक्रिया जो आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक्सियम 4 की सफलता के लिए हमें थोड़ा सा और पेशेंस के साथ अभी, जैसा कि त्यागी जी ने कहा, इंतजार करना होगा। अभी अगले कुछ घंटे बड़े क्रूशियल है, उसमें हमें ना सिर्फ पेशेंस रखना है बल्कि हमारी हार्ट बीट्स जो है वो भी बढ़ी हुई रहेंगी। हमारी का मतलब इसरो से जुड़े हुए पूरे साइंटिस्ट की टीम है जो हर सेकंड वहां पर नजर बनाए हुए है कि किस तरह से शुभांशु का एक एक सेकंड का जो मूवमेंट है वो आगे होने वाला है। और अगले 15 दिन, सिर्फ अगले कुछ घंटे ही नहीं बल्कि अगले 15 दिन हमें बहुत ही जो पूरे के पूरे साइंटिस्ट हैं हमारे देश के और दुनिया में, वो नजर बनाए रखेंगे इस अंतरिक्ष यान की सफलता की, इस मिशन की सफलता की। देखना होगा कि शुभांशु किस रूप में इस भारतीय तिरंगे को जो है वो और ज्यादा इसका मान बढ़ाते हैं, और उनके साथ जो काम करने वाले दूसरे जो नाम हैं जिनका जिक्र यहाँ पर पैनल में अभी मेहमानों ने किया, उन लोगों की मेहनत भी इसमें बहुत बड़ी है और उन सबका भी योगदान कम नहीं है किसी भी सूरत में। तो उनके परिवारजन भी उतना ही गर्व महसूस करे, जैसा कि कहा गया कि शुभांशु का लक फैक्टर ज्यादा था, टीम के बाकी 3 जो लोग हैं वो भी उतने ही काबिल हैं, उतने ही सक्षम हैं, और वो भी इस वक्त नजर लगाए हुए हैं कि कब वापस शुभांशु जब आते हैं उसके बाद गगनयान की जब यात्रा पर निकलेंगे तो उनके ये अनुभव कितने हेल्पफुल होंगे भारत के लिए और मिशन के लिए। बहरहाल अभी तो आप लोग सब नजर बनाए रखिए, हिंदुस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, न्यूज़ 24 पर भी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे इस मिशन से जुड़े हुए। अभी मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।